हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के बारे में डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे जानकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनको कुछ और ऐसी गाइडेंस मिले जिससे वो कुछ और उनको जो है डिडक्शंस मिल सकें। 1.5 लाख के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका इनकम टैक्स में भी फ़ायदा मिल सके। इस पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियोस बनाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डेडिकेशन लगता है। सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे को बहुत मोटिवेट करेगा। और हम एश्योर करते हैं कि आने वाले टाइम में और जो भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे तो आपके सब्सक्रिप्शन के बदले में हम मल्टीपल टाइम्स का बेनिफिट आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेशनल पेंशन स्कीम बेसिकली ये जो है इसको पीएफआरडीए रेगुलेट करता है, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है। और पीएफआरडीए ने एनएसडीएल को अपॉइंट किया हुआ है इसके लिए। सो ये दो प्रकार के होते हैं और इसमें जो है आप अकाउंट खोल सकते हैं दो प्रकार के। पहला जो अकाउंट होता है उसको टीयर 1 अकाउंट बोला जाता है, और दूसरी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो टीयर 2 अकाउंट उसको बोला जाता है। तो टीयर 1 अकाउंट जो है इसको पेंशन अकाउंट बोला जाता है, और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो फिक्स्ड होते हैं। जबकि टीयर 2 जो अकाउंट हैं ये बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लान आप खुद चूज़ कर सकते हैं। किस स्कीम में पैसा लगाना है आप खुद चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, जो टैक्स पर्सपेक्टिव से बात करें, इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से बात करें, तो जो है टीयर 1 अकाउंट में जो है टैक्स की डिडक्शन मिलती है, टैक्स का फ़ायदा मिलता है, टैक्स की रिबेट मिलती है। जबकि जो दूसरा अकाउंट है, जो टीयर 2 अकाउंट है, वो प्योरली सेविंग पर्पस का अकाउंट माना जाता है और उसमें किसी भी तरह का टैक्स रिबेट अलाउड नहीं होती है, टैक्स का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको क्लियर होगा। अब मैं आ जाता हूँ कि सेक्शन 80C के बारे में। चैप्टर 6A में बोला जाता है कि आप 1.5 लाख तक की जो आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप करते हैं, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें हैं, अगर उनमें आपके 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है तो वो आपको उसकी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। तो वो जो है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ हो सकता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ईपीएफ हो सकता है, एलआईसी प्रीमियम हो सकता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस हो सकता है, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हो सकती है, यूलिप प्लान हो सकता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान हो सकते हैं। होम लोन का आपने अगर कोई फाइनेंशियल ईयर में होम लोन ले रखा है तो उसका प्रिंसिपल हो सकता है। आपने होम लोन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कोई जो है रजिस्ट्रेशन स्टैम्प चार्जेस पे किए हैं, वो भी जो है सेक्शन 80C का हिस्सा होते हैं। 5 ईयर टैक्स सेविंग एफडी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी 80C का हिस्सा है, जो 1.5 लाख की जो लिमिट है उसका हिस्सा है। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम भी जो है ये इसका हिस्सा है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा हुआ पैसा भी इसका हिस्सा है। अगर जिनके 2 बच्चे तक स्कूल्स में जाते हैं और वो ट्यूशन इनकम देते हैं, ट्यूशन फीस देते हैं, तो वो ट्यूशन फ़ी भी इसमें जो है इसका हिस्सा होती है। सिप म्यूचुअल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, नाबार्ड के रूरल बॉन्ड, और फाइनली कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अंडर सेक्शन 80C/CD1 भी जो है दोस्तों इसी का हिस्सा होता है। मैं सिनॉप्टिकली अगर आपको बताऊं, सारांश के तौर पे अगर बताऊं, तो सेक्शन 80CCE में जो है सेक्शन 80C जो मैंने आपको बताया, प्लस सेक्शन 80CCC प्लस 80CCD1, ये जो है सारा ही ये 1.5 लाख के ही लिमिट को कवर करता है। दोस्तों
अगर एम्प्लॉई ने जो भी पैसा जो है वो नेशनल पेंशन स्कीम में पूरे थ्रू आउट ईयर में भले ही लगाया हुआ हो, लेकिन उसको जो है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का ही जो है उसको एडवांटेज मिलता है, जिसमें से वो 50,000 की जो उसको एडिशनल बेनिफिट है वो अंडर सेक्शन 80 CCD 1B मिलता है। और जो उसके ओवर एंड अबव जो अमाउंट बनती है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए की, वो उस अमाउंट को भी वो जो है सेक्शन 80C के 1.5 लाख के बेनिफिट में इंक्लूड कर सकता है। अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है उसकी बात को लेकर के, जो जिसको सेक्शन 80 CCD 2 कवर करती है। और उसके मुताबिक कोई भी एम्प्लॉई जो है उसको ये बेनिफिट जो है ये इनकम टैक्स में उसको डिडक्शन उसको बेनिफिट मिलती है लोअर ऑफ दी 3 की। और वो है कि जो एम्प्लॉयर ने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉय के बिहाफ में, जो एक्चुअल वास्तव में, दूसरा 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, और तीसरा ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा उसका सीधा सीधा डिडक्शन जो है उसको उसकी पूरी इनकम से मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है ये एनपीएस स्कीम में आप एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट करके जो है आप 50,000 की एडिशनल बेनिफिट तो आपको एडिशनल डिडक्शन तो मिलती ही मिलती है। इसके अलावा जो है 80 CCD 2 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है, उनको भी जो है इसका लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पैसा इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो एनपीएस स्कीम होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है Tier 1 अकाउंट में ही पैसा जाता है, जिसके तहत जो है उनको ये सारी जो है डिडक्शंस मिलती हैं और बेनिफिट मिलती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ लग गया होगा नेशनल पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग। बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर सिनॉप्टिकली बताऊं आपको कि 1.5 लाख तक का जो आप लिमिट आप लोगों ने सुन के रखी हुई है, वो 1.5 लाख की लिमिट जो है वो आप जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स बताए पीपीएफ से लेकर के और 10-11 इंस्ट्रूमेंट्स बताए उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपका 10% बेसिक प्लस डीए का जो बनता है, अगर वो 50,000 के ऊपर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका बेसिक प्लस डीए 5,90,000 रुपया बन रहा है साल का, फाइनेंशियल ईयर का, और उसका 10% जो है 5,90,000 का 59,000 बनता है दोस्तों, तो आप जो है 50,000 का जो एडिशनल डिडक्शन है वो तो आप क्लेम कर ही सकते हैं अगर आपका 1.5 लाख रुपया जो है सेक्शन 80C में पूरा कवर हो चुका हुआ है। लेकिन ये जो 59,000 आपका बना है, आपको 50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिल रही है। अगर आपका 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 9,000 रुपये से शॉर्ट हो रही है, तो ये यहाँ का 9,000 रुपया जो एडिशनल था आप यहाँ इस जो है सेक्शन 80C का जो है हिस्सा बना करके इसको दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली डाउट वाली बात नहीं रही है। तो ये था एनपीएस, और इसको मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। सो आप लोगों से फाइनली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाएँ अपलोडेड वीडियोस की। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच।